गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजीत यादव, बिजनेस कंसल्टेंट, कोच, फाइनेंशियल मेंटर, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, एडजस्टमेंट्स की मार्किंग कर लीजिए एंड देन फॉर्मेट ड्रॉ करके उसको पोस्टिंग कीजिए। सो यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये सॉल्व करते हैं। दया एंड शमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन दिया हुआ है कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 1:1 है, तो दोनों इक्वल पार्टनर्स है। सो फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बनाने बोला है उन्होंने ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो 2019 ईयर एंड है हमारा, एंड बैलेंस शीट उन्होंने साथ में बनाने बोला है आपको। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि क्या बनाने बोला उन्होंने। उसके बाद हम जस्ट ये देखते हैं कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट गिवन है या नहीं। ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होंगे? एक ही सिंगल इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस एक ही जगह पे जाएगा। सो आपको ट्रायल बैलेंस में पूरी मार्किंग मत कीजिए, टाइम बचेगा। आप जस्ट क्या कीजिए कि जो भी हिडन एडजस्टमेंट्स है उसको आप टिक कर लीजिए। जैसे कि 10% इन्वेस्टमेंट दिया है उन्होंने, तो 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पूरे 20,000 का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर 10% हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट की एंट्री हमें पास करनी होगी। देन उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट पे उन्होंने एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि एडवर्टाइज़मेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। आप चाहिए तो यहाँ पर अभी कैलकुलेट कर लीजिए। सो 10% ऑन 20,000 व्हिच इज़ सिंपल है, एक ज़ीरो कट कर दीजिए तो 2,000 आ जाएगा। तो जो 2,000 की एंट्री है उसको हम 2K लिखते हैं। तो 2,000 की एंट्री 2K हमें क्या करना है? 2K हम एसेट में ऐड कर देंगे। एसेट में ऐड कर देंगे और दूसरा इफ़ेक्ट जो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हमने कर लिया कि 2000 की दो इफेक्ट कहाँ पर जाएगी। एक तो हम क्या करेंगे, एसेट में ऐड कर लेंगे इन्वेस्टमेंट में, एंड सेकंड इफेक्ट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चले जाएगा। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स बोला है उन्होंने। पूरे फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट उन्होंने जो पे किया हुआ है वो सिर्फ 9 मंथ्स का पे किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मंथ का कितना होता है वो निकालेंगे। तो 1 मंथ का निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेट अवे 4,500 को 9 मंथ से डिवाइड कर लीजिए तो आपको 1 मंथ का मिल जाएगा व्हिच इज़ 500। तो 500 एक बार आपको आ गया 1 मंथ का। तो ये 500 जो है अब कितने मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है? सो इट इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। तो आपने क्या किया, इसको इंटू 3 कर लिया। तो इंटू 3 करने के बाद आपको अमाउंट आ गया 1500। तो 1500 इज़ आउटस्टैंडिंग। तो आपको करना क्या है 1500 का? तो 1500 आप क्या करोगे, आप ये जो एडवर्टाइज़मेंट है इसमें 1500 1.5 के ऐड कर लोगे। 1500 एडवर्टाइज़मेंट में ऐड करोगे और इसकी जो सेकंड इफ़ेक्ट है वो आपने पे नहीं किया है इसलिए वो लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है? सेकंड इफ़ेक्ट जो है वो लायबिलिटी में जाएगा। सो ऐसे आपने हिडन एडजस्टमेंट्स कर लिया है। हिडन एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स पे चले जाइए। सो एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले उन्होंने क्लोजिंग, ये एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट है, ये स्कोरिंग है। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफ़ेक्ट है, जैसे कि आपने 11th में भी देखा है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ पर हम टीसीआर लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो एसेट में जाएगा, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर उन्होंने 2 एसेट्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो आप स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बिल्डिंग में जाइए। बिल्डिंग का 5% बोला है उन्होंने और मशीनरी का 3% बोला है। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर बिल्डिंग पे जाइए। तो बिल्डिंग कहाँ पर दिया है उन्होंने? बिल्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करा, हमने टिक कर दिया यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे, 5% माइनस करेंगे। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। तो जब आप सम कर रहे हो उस समय आप ये कर सकते हो कि कैलकुलेशन का पार्ट। देन बिल्डिंग का हुआ, उसके बाद मशीनरी का उन्होंने बोला है 3%। तो यहाँ पर हमने 3% माइनस में लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर कर दिया। सेकंड मतलब बिल्डिंग एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट का जो इफ़ेक्ट है एसेट में से वो रिड्यूस कर दिया। तो एक इफ़ेक्ट तो एसेट में से माइनस होगा और दूसरा इफ़ेक्ट जो जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी लिख दिया। ठीक है? तो मतलब आपने क्या किया, बिल्डिंग में से 5% माइनस किया एंड मशीनरी में से 3% माइनस किया, एंड जितना आप रिड्यूस कर रहे हो वही आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज़ ये हमारे लिए लॉस है।
ठीक है? सो डिप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बाय डिफ़ॉल्ट है, हर एक क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा। देन उसके बाद में बिल रिसीवेबल के बारे में बोला है उन्होंने, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3000। बिल्स रिसीवेबल बेसिकली होता क्या है? तो लेट्स से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं उसका कि ए ने बी को सामान सेल किया क्रेडिट पर, ठीक है? ऑन क्रेडिट। सो कंडीशन है कि ऑन क्रेडिट उसने सामान ए ने बी को सामान ऑन क्रेडिट बेचा है, तो ऑब्वियसली बी विल पे मनी टू ए। तो वो 3 मंथ्स के बाद दे रहा है, ठीक है? तो 3 मंथ्स के बाद पैसे देगा। तो मान लेते हैं कि वो 10,000 का सामान बेचा हुआ है, तो 10,000 जो है वो 3 मंथ्स के बाद देगा। तो ए ने बोला एक काम करते हैं कि मतलब 3 मंथ्स के बाद आप दे रहे हो ना, तो एक एक रिटन एक्नॉलेजमेंट में मुझे दे दीजिए। तो ए ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया और वो बिल पे बी की सिग्नेचर ले ली। ठीक है? सो उसी को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, बेसिकली क्रेडिट पे बेचा हुआ सामान। तो क्रेडिट सेल्स को ही हम, है ना, क्रेडिट सेल्स पे आपने क्या किया, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट बिल के फॉर्म में ले लिया, उसी को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 3 महीने बाद हमने जो कंडीशन लिया था कि ए एंड बी का, तो बी विल पे मनी आफ्टर 3 मंथ्स। तो मान लेते हैं कि वो आफ्टर 3 मंथ्स है ना, वो उसने पैसे नहीं दिए, वो डिफ़ॉल्ट कर गया। तो वो केस में क्या एंट्री होगी? तो वो केस में क्या करना है आपको, बिल रिसीवेबल में से माइनस करना है एंड डेटर्स में ऐड करना है। तो बिल रिसीवेबल है कितना? बिल रिसीवेबल है, जो डिसऑनर्ड हुआ है वो 3000 हुआ है। तो हम जाएँगे बिल रिसीवेबल में, बिल्स रिसीवेबल में टिक कर देंगे और यहाँ पर हमें कितना माइनस करना है? 3K, मतलब 3000 माइनस करना है। ये हमने लिख दिया एंड जितना हमने बिल्स रिसीवेबल में माइनस किया है, उतना ही अमाउंट हमें किसमें ऐड करना है? हमें सन्डी डेटर्स में ऐड कर देना है। तो बिल्स रिसीवेबल जितना कम होगा, उतना हमारा सन्डी डेटर्स बढ़ गया। तो ये 2 इफ़ेक्ट आएँगे। तो इवन सन्डी डेटर्स को हमने टिक कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि गुड्स वर्थ रुपीज़ 1000 टेकन बाय दया। दया पार्टनर है, पार्टनर अपने साथ में लेके जा रही है फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स विथड्रॉ किया, तो यहाँ पर ड्राइंग्स हुआ। तो ड्राइंग्स के 2 इफ़ेक्ट आते हैं। एक तो आपको लिखना है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि गुड्स विथड्रॉ हो रहे हैं, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में चले जाएगा और दूसरा इफ़ेक्ट जो आएगा वो कैपिटल से लेस होगा। तो हमें जाना है कैपिटल में और कैपिटल में से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दया का कैपिटल यहाँ पर दिया उन्होंने, तो दया के कैपिटल के इसमें जाके लिखेंगे कितने का गुड्स वो लेके जा रही है, तो वो आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो वो 1000 का गुड्स लेके जा रही है, तो हमें यहाँ पर दया के कैपिटल में से क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर दिया हमने, 1K माइनस कर दिया, ठीक है? तो ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो 2 इफ़ेक्ट हमने क्या देखा, एक आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, जभी भी कोई पार्टनर गुड्स विथड्रॉ कर रहा है एंड सेकंड इफ़ेक्ट उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? सो हमने ये इफ़ेक्ट देख लिया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है राइट ऑफ 1800 एज़ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट्स करने के पहले हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट नंबर 6 कर लेते हैं, बिकॉज़ ये जो एडजस्टमेंट है ये लास्ट में करेंगे उतना बेटर है। ठीक है? तो एडजस्टमेंट 5 करने के पहले हम एडजस्टमेंट 6 कर लेते हैं। तो गुड्स ऑफ 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज़ मेड। ठीक है? तो अनरिकॉर्डेड सेल्स है, बेसिकली इसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री क्या होती है? तो अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री ये है कि आपको जाना है सेल्स पे एंड वहाँ पर आप ऐड करोगे 6000। तो यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, सेल्स को टिक कर लिया आपने एंड यहाँ पर आपने 6000 ऐड कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर आपने अनरिकॉर्डेड सेल्स है ना, 6 आपका सेल्स 6000 से बढ़ रहा है, तो सिमिलरली आपके जो डेटर्स है ना क्रेडिट कस्टमर्स, वो भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेटर्स को भी हमें क्या करना है, 6000 से ऐड कर देना है, ठीक है? सो हमने देखा कि बिल रिसीवेबल का 3000 एंड देन उसके बाद डेटर्स का 6000, ये दोनों हमारे इसमें इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। उसके बाद हमने देख लिया अभी कि यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री कैसे पास करनी है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री क्या थी? वन इज़ लाइक आपको क्या करना है, सेल्स में ऐड करना है और सेकंड इफ़ेक्ट आपको डेटर्स में ऐड करना है। तो अभी हम एडजस्टमेंट नंबर 5 करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमने क्या बोला है कि 1800 का बैड डेट्स है। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटर्स है, जो भी हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं, वो हमें इतना अमाउंट नहीं देने वाले हैं, 1800 नहीं देने वाले हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो ये लॉस को हमें कहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तो इतने से हमारा डेटर्स जो है वो क्रेडिट कस्टमर्स जो है वो कम हो जाएगा। तो डेटर्स में से माइनस करेंगे एंड बिकॉज़ ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे। ठीक है? तो हम इसका वर्किंग भी बना सकते हैं। अगर आपको वर्किंग बनाना है तो वर्किंग भी बना सकते हैं। तो वर्किंग कैसे बनाएँगे? तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना बैड डेट्स, तो वहाँ पर हम फिर उसके अंदर फाइनल अमाउंट डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में एंड बैलेंस शीट में फाइनल अमाउंट डाल देंगे। तो बैड डेट्स आपका पहले से कितना है, आपको वो चेक करना होगा।
तो बैड डेट्स हम देख लेते हैं बैड डेट्स कितना गिवन है। तो यहाँ पर 1000 बैड डेट्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है बैड डेट्स का हमने वर्किंग बनाया, ठीक है? वर्किंग नंबर 1 है ये बैड डेट्स का, तो आपने 1000 लिख दिया। उसके अंदर आपको ऑलरेडी कितना बैड डेट्स उन्होंने बोला है कि 1800 का बैड डेट्स हो रहा है, तो ये ऐड करेंगे, न्यू बैड डेट्स लिख देंगे यहाँ पर। न्यू बैड डेट्स कितना है? 1800 है, तो ये ऐड कर देंगे, तो टोटल आपका आ गया 2800, ठीक है? सो आपने ये किया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है आरडीडी भी मेंटेन करने बोला है, तो आरडीडी एंड बैड डेट्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको तो नहीं मिलने वाला। बैड डेट्स मतलब इट्स एन एक्चुअल लॉस, आरडीडी इज रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स। तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आपको 5% तक का नुकसान हो सकता है, ठीक है? आप एज़्यूम कर रहे हो, तो ये जो 5% है सनी डेटर्स पे आपको निकालना होगा और वो आप ये बैड डेट्स में ऐड करोगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आप सनी डेटर्स का अलग से आप वर्किंग बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में करते हैं, सो दैट हमारा टाइम बचेगा। तो ये जो है अभी हमने मार्किंग तो कर लिया है, तो मार्किंग करने के बाद में अभी हमें क्या करना है, पोस्टिंग करना है। तो पोस्टिंग करने के पहले हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, ठीक है? आप जिसके बुक में हो उसका नाम लिख देंगे। तो इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा आप क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेबिट साइड आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड में आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है? तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर, आप प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए। तो एक बार आपने प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया, तो उसके बाद पोस्टिंग करना आसान हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा लिख दिया, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वो लिख दिया। सिमिलरली हम बैलेंस शीट बनाएँगे, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, जिससे हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पता चलता है, ठीक है? हमारी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, मतलब सोर्सेज़ ऑफ मनी क्या है, कहाँ से पैसे आए और है ना, हमने उसको कहाँ पर खर्च किया, तो वो आपको बैलेंस शीट से पता चलता है। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन, ठीक है? सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका लायबिलिटीज़ होगा एंड राइट हैंड साइड में आपका एसेट्स होगा, 2 अमाउंट कॉलम के साथ में होता है। बैलेंस शीट एज़ ऑन 31st मार्च 2019 आपका हेड आ गया। यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ लिखना है एंड राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखना है, ठीक है? तो एक बार आपने ये फॉर्मेट बना लिया, उसके बाद पोस्टिंग करना बहुत ही ईज़ी है, हमने मार्किंग भी कर लिया हुआ है, तो चलिए पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली जो एंट्री दी हुई है, वो स्टॉक की दी हुई है। तो स्टॉक आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31st मार्च 2019 को एंड हो रहा है, 31st मार्च 2019। तो ये डेट पे अगर एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली स्टार्ट कब होगा? तो स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 2018 को, ठीक है? तो 1st अप्रैल 2018 को स्टार्ट हो रहा है, तो वेरी फर्स्ट डे में जो स्टॉक दिया हुआ है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो इसको हमें कहाँ पर लिखना है? इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कैसे लिखना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में? तो आप यहाँ पर जाइए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके डेबिट साइड में आपने लिखा यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? एंड दिस दोस एंड स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है? तो यही रूल लगेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कौन से एक्सपेंसेस को हमें ट्रेडिंग में डालना है और कौन से एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। तो बहुत सिंपल है, तो जो भी एक्सपेंसेस बाइंग एंड सेलिंग से डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, बाइंग एंड सेलिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बोल सकते हो आप, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो जिसमें दया एंड शर्मा बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी गुड्स में बिज़नेस कर रहे हैं, इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, तो वो एक्सपेंसेस को हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बेसिकली आप प्रैक्टिस करते-करते आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं एंड डायरेक्ट इनकम जो होता है वो क्रेडिट साइड में चले जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट इनकम जो होता है वो क्रेडिट साइड में चले जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट में जाएगा एंड डायरेक्ट इनकम। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा
प्रैक्टिस करते-करते आ जाएगा। आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस जाएँगे वो याद रखोगे तो भी चलेगा। जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं जा रहे हैं तो ऑटोमैटिकली वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएँगे एंड जो इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में नहीं जा रहे हैं तो वो ऑटोमैटिकली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएँगे। तो आपको ये याद रखना है। बस ये याद रखिए कि नॉमिनल अकाउंट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सबसे पहली एंट्री जो हमने देखा था स्टॉक की, तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक एंड यहाँ पर आउटर कॉलम में अमाउंट डाल देंगे बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है दोस्तों उस पे। तो एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में डालेंगे। तो हमने दो अमाउंट कॉलम बनाया हुआ है, अमाउंट इनर एंड आउटर। तो आउटर कॉलम में कब डालना है? जब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, उस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा वो एंट्री पे, तो हम उसको अमाउंट को डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देंगे। सो यहाँ पर ये हमने स्टॉक का कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? एसेट्स में जाके लिखेंगे। तो इसमें ना एडजस्टमेंट भी था। तो आप यहाँ पर जाइए बैलेंस शीट में एसेट्स में आप ऑर्डर नहीं मेंटेन करोगे, नो प्रॉब्लम। जैसे-जैसे एंट्रीज़ आ रही है, आप लिखते जाइए। तो बिल्स रिसीवेबल को सबसे पहले लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं होगा। आपने बिल्स रिसीवेबल को इनर कॉलम में लिखना है, जैसे मैंने बताया था, उसपे एडजस्टमेंट है। हमें वहाँ से माइनस करना है। क्या माइनस करना है हमें? जो डिसऑनर्ड हुआ है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? वहाँ से लेस करेंगे। तो हमने इनर कॉलम में 28,000 लिखा और उसमें से बिल्स रिसीवेबल माइनस किया 3,000। तो माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में डाल दीजिए एंड आउटर कॉलम में आप अमाउंट लिख दीजिए 25,000। ठीक है? तो यहाँ पर हमने बिल्स रिसीवेबल को भी पोस्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट है आपका वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो वेजेस एंड सैलरीज को यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आइए, ओपनिंग स्टॉक के बाद नीचे आपको स्पेस छोड़ना है परचेजेस एंड परचेज रिटर्न के लिए। दो स्पेस छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करें। एंड देन उसके बाद थर्ड लाइन में आप ये लिख सकते हैं वेजेस एंड सैलरीज। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो स्ट्रेट अवे हम आउटर कॉलम में डाल सकते हैं उसको। ठीक है? तो हमने ये कर दिया। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सन्डी डिटेल्स। सन्डी डिटेल्स कहाँ पर जाएगा? सन्डी डिटेल्स एक एसेट है, तो ये कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सन्डी डिटेल्स पे एडजस्टमेंट्स है, तो हम पूरा एडजस्टमेंट्स एक साथ कर सकते हैं सन्डी डिटेल्स का। तो जो-जो इफ़ेक्ट था उसमें वो सब हम एक साथ कर देंगे अभी। तो यहाँ पर आपको वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने सन्डी डिटेल्स बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दिया। इनर कॉलम में 1,32,500 आपने पूरे मार्किंग्स की हुई है, तो आपको पता है कि बिल रिसीवेबल्स हमें लेस करके सन्डी डिटेल्स में ऐड करना था। तो हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा? बिल्स रिसीवेबल लिख दिया 3,000। नेक्स्ट लाइन में बिल्स रिसीवेबल 3,000 डिसऑनर्ड जो है वो है, तो उसको ऐड करके हमने नीचे वाली लाइन में लिख दिया 1,35,500। ठीक है? 1,32,500 में 3,000 ऐड किया तो हमने लिखा 1,35,500। ठीक है? देन उसके बाद हमने वहाँ पर एक और एडजस्टमेंट मार्क करके रखा हुआ था व्हिच इज़ अनरिकॉर्डेड सेल्स। इवन उसको भी हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो जब उसको ऐड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 1,41,500 मिलेगा, 1,41,500। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास और एक एडजस्टमेंट्स दिया था उन्होंने, और 2 एडजस्टमेंट दिया था, बैड डेट्स भी दिया था। तो ये जो 1,41,500 आया ना, उसमें से हम न्यू बैड डेट्स को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो जभी भी आप लेस करते हो ना तो ब्रैकेट में डाल दीजिए उसको, वो आपको एरर होने से बचाएगा। तो 1,41,500 को हमें क्या करना है? 1,800 से माइनस करना है। तो 1,800 से जब हमने माइनस किया तो हमें मिला 1,39,700, 1,39,700 मिल गया। एंड देन हमने और एक एडजस्टमेंट मार्क किया था, जैसे कि 5% ऑफ आरडीडी। आरडीडी क्या है? आरडीडी इज़ एन एस्टिमेशन कि हमें इतना लॉस हो सकता है, तो न्यू आरडीडी हमें क्या करना होगा? लेस करना होगा। लेकिन वो कौन से वैल्यू पे लेस करेंगे? वो 1,39,700। तो मतलब फाइनल अमाउंट जो हमारा डेटर्स का मिलता है, जैसे ये इसमें एडजस्टमेंट्स क्या दिया था इन्होंने? बिल्स रिसीवेबल का दिया था, वो हमने ऐड कर लिया। अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी एडजस्टमेंट दिया था, वो भी ऐड कर लिया। बैड डेट्स को हमने डिडक्ट कर लिया। उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास बचता है 1,39,000, तो 1,39,700 पे हमने 5% कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट कैसे किया? 5 अपॉन 100 इंटू 1,39,700। तो हमें कितना अमाउंट आ गया? 6,985 आ गया। 6,985 जो अमाउंट आ गया, वो हमें क्या करना है? इसमें से लेस करना है। लेस करते वक़्त हमेशा ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, तो गलती होने से बच जाएगा। ठीक है? लेस करते वक़्त हमेशा ब्रैकेट का यूज़ कीजिए। तो हमने लेस किया एंड देन इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट को हमने आउटर कॉलम में डाल दिया।
1,32,715। अब ये सारा कैलकुलेशंस आप वर्किंग में भी कर सकते हो एंड देन डायरेक्टली आप फाइनल अमाउंट डाल दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, 2 जो भी रहेगा वो लिख सकते हो। तो ये भी कर सकते हो, वर्किंग में अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद फाइनल अमाउंट जो है 1,32,715 जो है वो डायरेक्टली लिख दीजिए या फिर पूरा कैलकुलेशंस आप बैलेंस शीट में शो कर दीजिए। तो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। हमेशा ये फॉलो कीजिए कि जभी भी जो एंट्रीज आती है ऑर्डर में फॉलो कीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सन्डी डिटेल्स है, तो हमें ये पता है कि सन्डी डिटेल्स पे यहाँ पर हमने मार्किंग में सब लिखा हुआ था पहले से। जैसे कि यहाँ पर हमें 3K बिल्स रिसीवेबल का ऐड करना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000 ऐड करना है, प्लस 1800 हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है। 1800 को हमें डिडक्ट करना था, ठीक है? तो वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एंड देन उसके बाद हमें 5% लेस करना था आरडीडी का। तो ये सब हमने पहले से यहाँ पर एडजस्टमेंट पढ़ के पहले से लिखा हुआ है, तो ये आप जब भी आप ये कर रहे हो तो उस समय पूरा इफेक्ट दे दो। तो वो आपका टाइम सेव होगा और एरर होने से भी बचेगा, ठीक है? सिमिलरली हमने सन्डी डिटेल्स कर लिया, तो अभी बैड डेट्स देखते हैं। तो बैड डेट्स में भी हमने कर लिया था कि 1800 हमें इसमें ऐड करना था, ठीक है? बैड डेट्स का एंड प्लस 5% हमें आरडीडी भी ऐड करना था इसके अंदर। तो ये हमने पहले से मार्किंग करके रखा हुआ है। तो अभी बैड डेट्स का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बैड डेट जो होता है वो हमारे लिए लॉस है और ये इनडायरेक्ट लॉस है। जब हमने सेल्स किया, सेल्स करने के बाद हमें पैसे नहीं मिले तो लॉस हुआ। तो ये एक इनडायरेक्ट लॉस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऑर्डर मायने नहीं रखता, आपको लाइन में कीजिए, है ना? जो पहले आ रहा है उसकी पहले पोस्टिंग कीजिए। यहाँ पर आप पहले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले एडवर्टाइज़मेंट ही आना चाहिए, नो प्रॉब्लम, आप पहले बैड डेट्स से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, 2 बैड डेट्स ओल्ड इनर कॉलम में लिख दिया 1000 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमें पता है कि 1800 का बैड डेट्स है, तो वो हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो हमने वो लिख दिया 1800 एंड देन आरडीडी ऑब्वियसली हमने कैलकुलेट किया है, बैलेंस शीट में आरडीडी कितना लेस किया था, 6985 वो भी यहाँ पर ऐड करना है, तो ये हमारा टोटल लॉस है। तो वो हमें यहाँ पर आ गया 9785 एंड देन आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे, ट्रायल बैलेंस में आपको और एक चीज़ देखने मिलेगा यहाँ पर, आरडीडी जो है यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में भी दिया हुआ है आरडीडी 1800। तो हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी गिवन है, ओल्ड आरडीडी गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको देखना होगा कि आपका डेबिट साइड, सो जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, ये तीनों का जो टोटल है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, क्रेडिट के ओल्ड आरडीडी से। ओल्ड आरडीडी से अगर ये ग्रेटर है तो पूरा इफेक्ट डेबिट में चले जाएगा। जैसे कि हमने अभी डेबिट साइड में लिखा ना, तो ये जो ओल्ड आरडीडी है इसको हमें यहाँ पर लेके जाके क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये हमेशा आप चेक कीजिए कि क्वेश्चन में आरडीडी, अगर ओल्ड आरडीडी गिवन है तो कौन सा साइड ग्रेटर आ रहा है, डेबिट साइड ग्रेटर आ रहा है। डेबिट साइड में क्या क्या लेना है आपको, बैड डेट्स, न्यू आरडीडी एंड क्रेडिट साइड में सिर्फ ओल्ड आरडीडी आएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा साइड ग्रेटर है। अगर डेबिट साइड हेवियर है तो पूरी एंट्री डेबिट में चली जाएगी एंड ओल्ड आरडीडी को हम क्या करेंगे, उससे लेस कर लेंगे। तो डेबिट साइड से लेस करेंगे। अगर ओल्ड आरडीडी ग्रेटर है तो ये पूरी की पूरी एंट्री क्रेडिट साइड में चली जाएगी एंड देन ओल्ड आरडीडी से इसको माइनस करेंगे। तो ये ध्यान देना है हमें कि क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी गिवन है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ये ध्यान देना है। तो जब भी ओल्ड आरडीडी गिवन होगा तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी गिवन था, हमने ये मार्किंग करके रखा हुआ था। सो उसके बाद में नेक्स्ट है परचेजेस। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट परचेजेस। तो परचेजेस कितना है, 1,48,000। तो परचेजेस कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पर लिख देंगे टू परचेज, इनर कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने परचेज रिटर्न दिया हुआ है। तो जब भी आप परचेज एंड सेल्स देखते हो तो आपको देखना होता है कि यहाँ पर कोई परचेज रिटर्न, बिकॉज हमें नेट परचेज निकालना है। तो परचेज में यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री जो है यहाँ पर आ जाएगी 4000, हमें इसमें से लेस करना है। तो ये मार्किंग करके रखिए। सिमिलरली आपको देखना है कि सेल्स, सेल्स के साथ में सेल्स रिटर्न गिवन है क्या, तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न भी यहाँ पर सेल्स से माइनस हो जाएगा, बिकॉज हमें नेट नेट सेल्स या नेट परचेजेस फाइंड करना होता है इसलिए, ठीक है? नेट
सेल्स या नेट परचेजेस फाइंड करना होता है, इसलिए हमें इसको डिडक्ट करना होगा, ठीक है? तो ये हमने पहले से ही मार्किंग करते वक़्त कर लिया था। तो अभी परचेजेस का हमने क्या किया, उसके 2 इफ़ेक्ट मतलब उसमें जाके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हमने लिख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जाके क्या लिखा, टू परचेजेस एंड देन उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। जब भी लेस कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट में डाल दीजिए एंड 1,44,000 आपने यहाँ पर लिख दिया है। सो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मोटर कार। तो मोटर कार जो है वो एक एसेट है, सिमिलरली मशीनरी भी एसेट है। तो ये मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बैलेंस शीट में जाओगे एसेट साइड में और वहां पर जाके हमें लिखना है मोटर कार एंड डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? बिकॉज इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप है ना यही ऑर्डर में लिखना है, ऐसा नहीं है। जो पहले आ रहा है एंट्रीज आप पहले रिकॉर्ड करते जाइए, वो बेटर रहेगा। मिस होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, कोई एंट्री छूटेगी नहीं एंड आपका सम टैली हो जाएगा, ठीक है? सो ये हमने लिखा। फिर नेक्स्ट है उसके बाद में मशीनरी। तो हमने देखा था कि मशीनरी पे ना डेप्रिसिएशन है, हमने पहले से मार्किंग करके रखा हुआ था कि मशीनरी पे 5% की डेप्रिसिएशन है, ठीक है? मशीनरी पे आई गेस 3% की डेप्रिसिएशन हमने मार्किंग करके रखा हुआ था। तो हमने ये देखा था कि मशीनरी पे कितने परसेंट की डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मशीनरी पे बिल्डिंग पे 5% है, मशीनरी पे 3%, ठीक है? सो यहाँ पर हमने पहले से ये मार्किंग करके रखा था कि मशीनरी पे कितने परसेंट की डेप्रिसिएशन है, 3% की डेप्रिसिएशन है, ये मार्क करके रखा हुआ था, तो इस पे एडजस्टमेंट है। तो हम जाएँगे अभी एसेट में एसेट में जाएँगे और वहाँ पर लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी आपने लिखना है यहाँ पर एसेट साइड में एंड इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे बिकॉज़ उसपे एडजस्टमेंट्स है, तो 1,14,800 आपका जो दिया हुआ है वो इनर कॉलम में लिखा आपने, उसमें से आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन 3%। कैसे निकालेंगे? तो 1,14,800 इंटू 3/100 करना है, then zeros कट एंड then this into this will give you यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो 3,444। तो ये जो अमाउंट आ गया आपको, ये आपको लिखना है, यहाँ पर लेस करना है, ठीक है? मशीनरी से आप क्या करोगे, इसको लेस करोगे, माइनस करोगे एंड माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया आपको वो आया 1,11,356। 1,11,356 वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? फिर सिमिलरली मशीनरी का आपने कर दिया, सिमिलरली फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने। मशीनरी हो गया, ऑडिट फीस दिया हुआ है, तो ऑडिट फीस कहाँ पर जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो ऑडिट फीस आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, ऑडिट फीस टू टू ऑडिट फीस डेबिट साइड में जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री पास कर रहे हो तो टू के साथ में करना है। तो टू ऑडिट फीस 1200 आउटर कॉलम में, बिकॉज़ इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट उन्होंने सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री जो होती है वो सेल्स के साथ में जाती है, तो तभी करेंगे। डिस्काउंट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो अगेन इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम जाएँगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और वहाँ पर हमने जाके लिखना है टू डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू डिस्काउंट उन्होंने लिखा हुआ है। आप एक के नीचे एक ऑर्डर में लिखिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है कि हमें यही ऑर्डर फॉलो करना है, जैसे जो एंट्री पहले आ रही है वो लिखते जाएंगे। तो हमने डिस्काउंट भी आउटर कॉलम में लिख दिया, 2,300 हमने ये आउटर कॉलम में डाल दिया, ठीक है? तो नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री जो है यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पे कितना परसेंट था, 5% का डिप्रिसिएशन था। अगेन ये एसेट में जाएगा, -5% हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो हम जाएंगे एसेट में और वहां पर जाके बिल्डिंग लिखेंगे एसेट में। सो हमने एसेट में गए और एसेट में जाके लिखा हमने बिल्डिंग, कितना इनर कॉलम में लिखा बिकॉज़ उस पे एडजस्टमेंट है 75,000 और उसमें से हमने लेस लिखना है, यहाँ पर लेस लिख के डेप्रिसिएशन 5% और आपको लेस करना है, माइनस करना है 3,750 आपने लेस करना है। लेस करने के बाद आपको अमाउंट आया 71,250 आ गया, तो वो आपने आउटर कॉलम में डाल दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो है कैश एट बैंक की। तो अगेन कैश एट बैंक जो है वो एसेट में जाएगा, तो एसेट साइड में जाएँगे और वहाँ पर लिख देंगे कैश एट बैंक एंड इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है कैश एट बैंक में, तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 12,000, ठीक है? सो उसके बाद नेक्स्ट आपकी एंट्री जो होगी
वो है 10% इन्वेस्टमेंट की। तो इस पे हमने देखा था कि यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है, तो वो दोनों इफ़ेक्ट अभी दे देंगे बिकॉज़ नीचे कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन्ड है। तो दोनों इफ़ेक्ट अभी दे देंगे, तो बहुत सिंपल है, एसेट में जाएँगे और वहाँ पर हम 20,000 इनर कॉलम में लिख के और उसका जो एडजस्टमेंट है 10% व्हिच इज़ 2,000 वो आउटर कॉलम में डालेंगे। तो 10% इन्वेस्टमेंट हमने इनर कॉलम में लिख दिया और उसमें ऐड किया इंटरेस्ट अक्रूड मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो वो हमारे लिए एसेट है, मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के नीचे 2000 लिखा, ऐड किया, ऐड करके टोटल आउटर कॉलम में 22,000 लिख दिया। सो इवन इट इज़ एन इनकम। तो इसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं ना एडजस्टमेंट्स के। तो दूसरा इफ़ेक्ट जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमें जाके लिखना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम जाके लिखेंगे, एक ऊपर की जो लाइन है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लाइन्स जो दिए हैं स्टार्टिंग के 10 टू 12 लाइन्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए रिज़र्व रखा था। और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जभी भी स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट लाइन को गैप दे देंगे। तो फर्स्ट लाइन को ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रख देते हैं, सेकंड लाइन ऑनवर्ड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में हमने लिखा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 2000 है। तो वो हमने 2000 यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दिया, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 2000 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 2 एंट्री हो गया। इसको रिकॉल करते हैं कि 2 एंट्री क्या इफ़ेक्ट दिया हमने। एक तो हमने एसेट में जाके लिख दिया और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हमने एंट्री पास कर दी। ठीक है? तो जिसको हम पीसीआर भी लिख सकते हैं एंड डेबिट में लिखना होगा तो पीडीआर भी लिख सकते हो आप। ठीक है? सो ये हुआ, फिर उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट के अगेन ये भी एक एडजस्टमेंट्स है जिसका हमने कैलकुलेट किया था, 1500 आया था हमें। तो ये भी इसकी भी इफ़ेक्ट देनी है। तो एक इफ़ेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिखोगे 4500 एंड देन ऐड आउटस्टैंडिंग करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम जाके लिखेंगे टू एडवर्टाइज़मेंट लिख दिया पहले हमने, टू एडवर्टाइज़मेंट लिखा एंड देन उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स व्हिच इज़ 1500 इनर कॉलम में अमाउंट 4500 लिखने के बाद ऐड किया हमने, ऐड करने के बाद टोटल आपका 6000 आउटर कॉलम में चले गया। बिकॉज़ ये हिडन एडजस्टमेंट है तो इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा और सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमें कहाँ पर लिखना है? लायबिलिटी में लिखना है। तो लायबिलिटी में यहाँ पर आउटर कॉलम में अमाउंट डाल देंगे, एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस 3 मंथ्स का जो आउटस्टैंडिंग था वो हम आउटर कॉलम में डाल देंगे 1500 यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया था उन्होंने? नेक्स्ट रॉयल्टीज़ दिया हुआ है, तो रॉयल्टीज़ इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज़ रॉयल्टी होता क्या है? ये प्रोडक्शन पे देना पड़ता है रॉयल्टी। जैसे किसी ने कॉपीराइट ट्रेडमार्क पेटेंट करवा के रखा हुआ है अपने प्रोडक्ट का और हम उनसे वो राइट्स खरीद रहे हैं कि हम वो प्रोडक्ट बेच सकें, तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या पे करना पड़ेगा? रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो ये रॉयल्टी प्रोडक्शन पे होता है बिकॉज़ ये डायरेक्ट, इसलिए ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्शन पे देना पड़ता है हमें। तो जितने गुड्स हम प्रोड्यूस करके सेल करेंगे उतना वो हर एक गुड्स पे आपको एक फिक्स अमाउंट देना होता है। तो रॉयल्टी इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको इसको लिखना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे टू रॉयल्टीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिख दिया टू रॉयल्टीज़। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू रॉयल्टीज़ 3000 लिख दिया हमने। ठीक है? सो एक ही इफ़ेक्ट आएगा बिकॉज़ कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसपे। देन उसके बाद हम जनरल रिज़र्व देख रहे हैं, तो जनरल रिज़र्व इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का हिस्सा है, तो इसलिए इसको हम लायबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है? प्रॉफिट से ही बनता है ये। तो जनरल रिज़र्व को हमें कहाँ पर लिखना है? लायबिलिटी में लिखना है। तो लायबिलिटी में जाके हम बैलेंस शीट में जाएँगे, लायबिलिटी में। तो पहले के जो लाइन्स होते हैं ना, पहले के यहाँ पर लायबिलिटीज़ में जब भी आप स्टार्ट करो तो 6 टू 7 लाइन्स आप छोड़ दीजिए या 6 टू 8 लाइन्स, लगभग 8 लाइन्स को आप लीव कर दीजिए। जभी भी आप बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में लिख रहे हो, तो लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आप 8 लाइन्स छोड़ के ही लिखिए हमेशा। तो सबसे पहली एंट्री जो आपकी आ रही है, वो जनरल रिज़र्व आपने लिख दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने इसके पहले एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस लिखा था, तो नो प्रॉब्लम। आप है ना हमेशा 8 लाइन लायबिलिटीज़ में 8 लाइन छोड़ के लिखिए एंड जभी भी कोई भी एंट्री आप पास कर रहे हो तो 8 लाइन छोड़ के। तो जैसे सबसे पहले आपने एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस लिखा आउटर कॉलम में, उसके बाद आप जनरल रिज़र्व लिख दीजिए आउटर कॉलम में 14,500, ठीक है? या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप 8 लाइन छोड़ रहे हो तो 8वें लाइन पे आपने जनरल रिज़र्व लिख देना है, ठीक है? सो 14,500 एंड देन बाकी की जो एंट्रीज़ होगी वो 8वें लाइन के बाद हो जाएगी, ठीक है? तो ये भी एक फॉलो कर सकते हो आप। नेक्स्ट है
जनरल रिजर्व के बाद में आपका आता है कैपिटल। तो कैपिटल हमें कहाँ पर लिखना है? लायबिलिटी में लिखना है। इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। तो कैपिटल में हमेशा हमने देखा कि लायबिलिटीज में 8 लाइन छोड़ के लिखना है। तो कैपिटल में यहाँ पर दया के इसमें क्या है? एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में हमने लिखना है हेडिंग कैपिटल। ठीक है। लायबिलिटीज में हम क्या करेंगे? हेडिंग कैपिटल लिखेंगे और उसमें सबसे पहले दया का लिख दिया हमने इनर कॉलम में। एंड देन उसमें ना नीचे 3 लाइन छोड़ दीजिए आप। फिर उसके बाद आप क्षमा का लिख दीजिए जाके। ठीक है? क्षमा का फिर उसके बाद कैपिटल जो दिया हुआ है वो क्षमा का लिखा आपने, इनर कॉलम में अमाउंट लिखा, अगेन 3 लाइन छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके जो हमने 8 लाइन छोड़ने बोला था ना वो यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है? तो दया का आपने 1,60,000 लिख दिया, क्षमा का 1,20,000 लिख दिया। सो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने देखा था कि दया का एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने बोला था कि गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। तो वो 1000 हम क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस। वो 1000 को हमें क्या करना है? कैपिटल में से माइनस करना है। तो 1,60,000 का जो अमाउंट है उसमें से हम 1000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1,59,000। ठीक है? हमने सिर्फ यहाँ पर दया का लेस कर दिया, बाकी क्षमा का 1,20,000 लिख के रखा हुआ है, बिकॉज़ एडजस्टमेंट में था वो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अगेन लायबिलिटी है, तो ये भी कहाँ पर जाएगा? लायबिलिटीज़ में चले जाएगा। तो लायबिलिटीज़ में जाना है और लायबिलिटीज़ में जाके आपको लिखना है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने सामान क्रेडिट पे खरीदा हुआ है। तो आपने यहाँ पर देखा क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 98,000 हमने लिख दिया। ठीक है? सो उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद में है आरडीडी। आरडीडी की एंट्री हमने पहले से ही पास कर ली है, तो अभी कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, टीसीआर लिख सकते हो आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एंड इसमें से आपको क्या माइनस करना है? सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। तो हम जाएँगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने जाके लिखना है सेल्स, बाय सेल्स लिखना है हमेशा। क्रेडिट साइड में जभी भी आप लिख रहे हो तो बाय से स्टार्ट कीजिए। तो बाय सेल्स 2,85,500 आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। फिर उसके बाद ऐड कीजिए उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स, पता है एडजस्टमेंट दिया था, वो हम ऐड कर लेंगे 6,000, एंड देन फिर सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे इसमें से 2,000। ठीक है? सो ये 2,000 हमने इसमें से लेस करना है। तो जब भी लेस करना होगा तो आप ब्रैकेट में शो कर दीजिए। तो टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया 289,500। ठीक है? तो ये हमने सेल्स की एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए लायबिलिटी है। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने सर्विसेज वर्कर की सर्विसेज ले ली है बट वर्कर को अभी तक पे नहीं किया है, तो ये हमें पे करना है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो ये कहाँ पर जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में जाएंगे एंड वहां पर आउटर कॉलम में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटर कॉलम में 700। ठीक है? नेक्स्ट हमें जाना है, नेक्स्ट हमें लिखना है परचेज़ रिटर्न की एंट्री ऑलरेडी हमने कर लिया है, फिर उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब हमें मिला है, तो ये कहाँ पर जाएगा? हमारे लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाके लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाके आप लिखेंगे बाय डिस्काउंट। ठीक है? तो यहाँ पर हमने लिखा बाय डिस्काउंट एंड देन आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दिया 1800। ठीक है? उसके बाद अभी हमने ट्रायल बैलेंस की जितनी भी एंट्रीज़ थी सब पोस्ट कर दी। तो अब एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। तो एडजस्टमेंट सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री थी, तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफ़ेक्ट क्या आएगी? क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफ़ेक्ट ये है, एक तो हमें जाना है अम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट एंट्री जो होती है वो 40,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड इफ़ेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट में जाएँगे और वहाँ पर एसेट में जाके लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एसेट्स में जाके हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ठीक है? सो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कोई भी आगे-पीछे कहीं पर भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जैसे लाइन में हमने ट्रेडिंग को सॉल्व किया, उसी हिसाब से आपको ऑर्डर में जाते जाना है। ठीक है? तो वो बेस्ट तरीका है बिकॉज़ उसमें एंट्री मिस होने की चांसेस बहुत ही लो है। सो हमने क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफ़ेक्ट दे दिए, फिर उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन देना है। तो डेप्रिसिएशन का आपको याद है बिल्डिंग में से हमने माइनस कर लिया था, मशीनरी में से भी माइनस कर लिया था। उसका दूसरा इफ़ेक्ट जो था हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिखना है। तो हम जाएँगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और वहाँ पर हमने हेडिंग डालना है टू डेप्रिसिएशन ऑन।
तो हमने ये हेडिंग डाल दिया टू डिप्रिसिएशन ऑन। तो बिल्डिंग पे हमने कितना परसेंट दिया था, वो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 3755% जो कैलकुलेट किया था। एंड मशीनरी पे हमने 3% कैलकुलेट किया था, जो हमने वहां पर एसेट में से लेस किया हुआ है। सेम अमाउंट यहाँ पर जितना आपने माइनस किया है वही अमाउंट यहाँ पर आके लिखना है। तो 3750 हमने मशीनरी से माइनस किया था, सॉरी 3700 हमने बिल्डिंग से माइनस किया था, एंड मशीनरी से हमने 3444 माइनस किया था। तो दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 7194। याद रखना है आपको, जितना आपने अमाउंट डिडक्ट किया है वही अमाउंट यहाँ पर लॉस में लिखना है, कि बिकॉज उतना ही लॉस हुआ है ना। एसेट की वैल्यू जितनी थी उसमें से जितना आपने माइनस किया वो आपका लॉस है, तो वो लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आके लिख देंगे। तो इसी तरह हमने डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट पास कर दी। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड इन डिसऑनर्ड बिल। तो याद है दोस्तों, इसको हमने क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस किया था एंड डेटर्स में से एड। तो इसके दोनों इफेक्ट हमने पहले ही कर लिए हैं। फिर उसके बाद गुड्स वर्थ वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। याद है इसका हमने क्या किया था, कैपिटल में से 1000 दया के इसमें से माइनस कर लिया, बट इसकी जो सेकेंड इफेक्ट है वो नहीं दी है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और वहां पर लिख देंगे बाय। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज, या फिर आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में दया लिख देना, नो प्रॉब्लम। आउटर कॉलम में 1000 डाल दीजिए। इसका सेकेंड इफेक्ट हमने कैपिटल में से ऑलरेडी माइनस कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड आरडीडी। सो स्टूडेंट्स, हमने ये पहले ही एंट्री ये पूरी पास कर दी है। बैड डेट्स का पूरा एक साथ रिकॉर्ड कर लिया था, सन्डी डेटर्स का पूरा एक साथ रिकॉर्ड कर लिया था, तो ये एंट्री पूरी क्लियर हो चुकी है। इवन अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री भी हमने पूरी रिकॉर्ड कर दी है। तो यहाँ पर हमने पोस्टिंग पूरा कर दिया है, तो अभी बारी आती है क्लोजिंग की। तो कैसे क्लोजिंग करेंगे, एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स को उसी में प्रॉब्लम आता है कि उनका जो क्वेश्चन वो सब कुछ कर देते हैं, बट उनका जो टोटलिंग होता है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट या फिर उनका जो सम है वो टैली नहीं होता। बट आप जब शुरू कर रहे हो, फाइनल अकाउंट सॉल्विंग कर रहे हो, तो उस समय ना आपको टैली पे फोकस नहीं रखना है, आपको सारे एंट्रीज एंड अमाउंट करेक्ट करने हैं। तो पहला फोकस आपका उस पे होना चाहिए। एंड क्लोजिंग इज वेरी सिंपल। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, जो डेबिट साइड का जो टोटल है एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है, ठीक है, डेबिट साइड का एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसको पहले निकालेंगे। तो डेबिट साइड का आपको टोटल निकालना है, ये सारी एंट्रीज है। क्रेडिट साइड का आउटर कॉलम को ही क्लोज करेंगे, तो ये टोटल निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट साइड है वो हैवियर है। तो क्रेडिट साइड हैवियर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है 3,30,500, तो 3,30,500 को दोनों तरफ लिख देंगे। तो जो अमाउंट बड़ा होता है वो दोनों तरफ लिख देंगे। तो हमने देखा 3,30,500 बड़ा अमाउंट है, ये दोनों तरफ लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके जो टोटल है, इसका जो डेबिट साइड का जो टोटल है ना, उसको इससे माइनस करेंगे। 3,30,500 तो टोटल, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का जो टोटल है उसको हमने 3,30,000 से माइनस करना है, 3,30,500 से माइनस करना है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया प्रॉफिट। अगर अगर ट्रेडिंग क्रेडिट इज हैवियर, ट्रेडिंग क्रेडिट जो है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड जो है वो हैवियर है, ग्रेटर है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट मिला है ये हमें मिला है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें लिखना है यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 1,09,500 हमें आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हमारे लिए क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन मिला हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको ब्रॉट डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कैरिड डाउन है उसको हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया, और हमेशा ये ऑपोजिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, इसको हमें ऑपोजिट साइड में लिखना है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इसको ब्रॉट डाउन किया, तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्लोज करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करना भी आसान है। क्या करना है आपको, जो क्रेडिट का टोटल है वो लेना है, क्रेडिट का टोटल लेना है। सिमिलरली आपको क्रेडिट का टोटल एंड डेबिट का टोटल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रेडिट का टोटल यहाँ पर जो है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ये है, एंड डेबिट साइड का जो टोटल है वो ये वाला है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मतलब डेबिट साइड का जो टोटल है वो छोटा है, क्रेडिट का टोटल बड़ा है। तो क्रेडिट का जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों तरफ जाके लिख देंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या अमाउंट लिखना है? दोनों तरफ हमें ये वाला अमाउंट लिखना है, 1,13,300 ये दोनों तरफ लिख दिया हमने। फिर इसको डेबिट के टोटल से माइनस करना है। तो जब हमने इसको डेबिट के टोटल से माइनस किया तो हमें मिला 88,621, 88,621। तो 88,621 ये पूरे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। तो ये जो दोनों पार्टनर है, इन दोनों का जो शेयर था स्टार्टिंग में हमने देखा था इक्वल पार्टनर्स है, 1:1 के रेशियो में शेयरिंग कर रहे हैं। तो हमें इस 88,621 को डिवाइड बाय 2 करना है। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो 1 को ज़्यादा दे देंगे, ठीक है? तो हमें पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो 1 को हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा 1 ज़्यादा दे देंगे और 1 को 1 कम दे देंगे, ठीक है? सो 0.5 नहीं देंगे, 1 को राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 1 को हमने 11 कर दिया और 1 को 10 कर दिया, तो दोनों का टोटल जो है वो 88,621 हो जाएगा। तो दया को इतना प्रॉफिट मिला, शमा को इतना प्रॉफिट मिला, ठीक है? सो ये कौन से बेसिस पे आपको करना है, हमेशा जो रेशियो गिवन होगा, अगर कोई रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वली करेंगे। तो यहाँ पर भी उन्होंने 1:1 बोला है, इक्वली करने बोला है। तो दया को कितना प्रॉफिट मिला, 44,311 का मिला, शमा को कितना प्रॉफिट मिला, 44,310 का मिला। तो इसको हमें लेके जाना है बैलेंस शीट में। तो ये जो अमाउंट है ये हम बैलेंस शीट में लेके जाएँगे एंड देन मतलब प्रॉफिट होता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जभी भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। तो 1,60,000 दया का कैपिटल था जिसमें से हमने 1,000 गुड्स विथड्रॉन बाय दया पर्सनली उसका वो माइनस करना है एंड जो प्रॉफिट मिला है उसको ऐड करना है। तो टोटल हो जाएगा नेट कैपिटल जो हो जाएगा वो 2,03,311 हो गया। सिमिलरली शमा केस में देखेंगे तो शमा का कैपिटल था 1,20,000 एंड नेट प्रॉफिट जो मिला वो शमा केस में ऐड कर दिया 44,310। सो टोटल कैपिटल जो शमा का हो जाएगा वो 1,64,310 हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, उसके बाद आपको जस्ट क्लोजिंग करनी है। तो क्लोजिंग कैसे करेंगे? उसके बाद आपको लायबिलिटी का टोटल निकालना है आउटर कॉलम का एंड एसेट्स का टोटल निकालना है आउटर कॉलम का और ये दोनों एक-दूसरे को क्या होगा मैच होगा बिकॉज़ सारे एंट्रीज़ आपने बराबर किए हैं ना, तो ये दोनों एक-दूसरे को हमेशा क्या होंगे मैच होंगे, इक्वल आएँगे। तो आपका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? सारे एंट्रीज़ आप करेक्ट करिए, सारी पोस्टिंग्स आप करेक्ट कीजिए। ये वाला जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है? तो आपका फ़ोकस इन दोनों अमाउंट को इक्वल करना नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आपकी सारी एंट्रीज़ एंड पोस्टिंग सही होने चाहिए, कैलकुलेशंस बराबर होना चाहिए, तो ये अमाउंट ऑटोमैटिकली राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सम कंप्लीट कर लिया इलस्ट्रेशन 1। सो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है, फाइनल अकाउंट की कैसे एंट्री पास करनी है, कैसे फॉर्मेट बनाना है, कब कितने ट्रायल बैलेंस के कितने इफ़ेक्ट आएँगे एंड एडजस्टमेंट्स के कितने इफ़ेक्ट आएँगे, कैसे ऑर्डर में आपको जाना है, ये सब समझ में आया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली इलस्ट्रेशंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।